भगवान जी, सबसे पहले मैं अपना सादर प्रणाम आपके सम्मुख रखता हूँ। इससे पहले कि मैं अपना साक्षात्कार शुरू करूँ, मैं बता दूं कि मेरी पत्रिका का नाम है धर्मयुग। मेरा नाम है अतुल कुमार। आज ये मेरा सौभाग्य है कि कुछ अपनी जिज्ञासाएं आपके सामने मुझे रखने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले जो मैं अपनी जिज्ञासा आपके सम्मुख रख रहा हूँ, वो हमारे देश में जो आज परिस्थितियां फैली हुई हैं अशांति की, उसको लेकर मेरा सवाल है। आज हमारे देश को आतंकवाद, सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पंजाब की समस्या उदाहरण के लिए आपके सामने है। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं दिखलाई पड़ रहा है जिससे कि इसका कोई स्थायी हल निकले। सोचना जरूरी हो जाता है कि कहीं समस्या झूठी तो नहीं। और मैं ये बात जोर से कहना चाहता हूँ कि समस्या झूठी है। क्योंकि यह भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा। गौतम बुद्ध के युग में ये महाद्वीप 2000 राज्यों में विभक्त। इस महादेश की सीमाएं बड़ी हैं। इस देश में रहने वाले लोगों की संस्कृतियां भिन्न हैं, भाषाएं भिन्न, जीवन के रहने सहने के ढंग भिन्न। जरूर एक आध्यात्मिक एक सूत्रता इस देश में रही, लेकिन राजनीतिक रूप से ये देश कभी राष्ट्र नहीं रहा, सिवाय गुलामी के दिनों को छोड़कर। इस देश में राष्ट्रीयता और गुलामी पर्यायवाची। और विंस्टन चर्चिल ने भारत के आजाद होने के पहले महत्वपूर्ण शब्द कहे थे कि जैसे ही भारत आजाद होगा, ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाए।
क्योंकि जोर जबरदस्ती फौजों के दबाव, संगीन की धार पर लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा करके रखा गया है। उनमें कोई तालमेल न था। समस्या इसलिए झूठी है। पंजाब को स्वतंत्र होना चाहिए, अगर बंगाल चाहता है स्वतंत्र होना तो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर तमिलनाडु या केरल या आसाम या महाराष्ट्र या गुजरात अपने अपने ढंग से जीना चाहते, ये उनका जीवन सिद्ध अधिकार है। समस्या झूठी है क्योंकि हम जबरदस्ती इन सबको बांधकर रखने की कोशिश में संलग्न। 40 साल आजादी के हो गए, हम एक राष्ट्र भाषा निर्मित न कर सके और राष्ट्र का निर्माण करने चले हो। थोड़ी शर्म भी होती, बेशर्मी की भी थोड़ी हद होती। जब तुम एक राष्ट्र भाषा निर्मित नहीं कर सकते तो तुम क्या खाक एक राष्ट्र निर्मित करोगे? और जरूरत भी क्या है? स्विट्जरलैंड छोटा सा राष्ट्र, हिंदुस्तान के एक बड़े जिले के मुकाबले 140 वर्षों से न कोई युद्ध हुआ, न कोई हिंसा हुई, न कोई तोड़फोड़ हुई, न लोग लड़े। बंगाली ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि हिंदी उसके ऊपर थोप दी जाए, क्योंकि निश्चित ही उसके पास हिंदी से ज्यादा श्रेष्ठ भाषा है, ज्यादा परिष्कृत भाषा है, ज्यादा संगीतपूर्ण भाषा है। माना कि उसके बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन साहित्य को उसका दान महान है। कोई कारण नहीं है कि बंगाली भाषा की छाती पर कोई और भाषा सवार हो।
और ये कभी हो भी न सकेगा। क्योंकि दक्षिण की भाषाओं का तो कोई नाता भी नहीं है उत्तर की भाषाओं। ये जान के तुम हैरान होगे कि हिंदी का संबंध अंग्रेजी से है, रूसी से है, फरासीसी से है, स्विस से है, स्वीडिश से है। यूरोप की सारी भाषाएं हिंदी की बहनें, क्योंकि इन सब का जन्म संस्कृत से हुआ है। अंग्रेजी में हिंदी के 30% शब्द हैं और लिथुआनियन में संस्कृत के 70% शब्द हैं। और ऐसा ही अनुपात है रूसी, जर्मन, फ्रेंच और यूरोप की दूसरी भाषाओं। लेकिन तमिल में या तेलुगु में या मलयालम में संस्कृत से कोई भी उधारी नहीं, कोई नाता नहीं। उनका विकास अलग ही हुआ है। उनके ऊपर हिंदी को थोपना चाहोगे तो झगड़े खड़े होंगे। झगड़े खड़े करते हो, फिर पूछते हो इन समस्याओं का हल क्या है? हल बिल्कुल सीधा साधा है। इस देश में कोई 30 भाषाएं हैं और उन सब की अपनी संस्कृति है, अपने रहने सहने का ढंग है। अपने जीवन का दर्शन। अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम का पहला सबूत होना चाहिए कि हम उन्हें स्वतंत्र होने दें। भारत एक महासंघ हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र नहीं। पंजाब स्वतंत्र हो, गुरमुखी फैले, नानक की वाणी में उभार आए, सिख की तलवार पर रौनक चढ़े, लेकिन हमारे दुश्मन की तरह क्यों? हम दुश्मनी पैदा करते हैं। जिस दिन पंजाब ने चाहा था कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हमें स्वागत करना था। स्वतंत्रता इतना बड़ा मूल्य है कि उसके लिए राष्ट्र खोए जा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के लिए
हमारे मनों में कोई जगह नहीं। हमारी फिक्र इस बात की है कि एक राष्ट्रपति हो, एक प्रधानमंत्री हो, तो उसके हाथ में ताकत बड़ी। अगर ये देश 30 प्रधानमंत्री हों, 30 राष्ट्रपति हों, तो निश्चित ही ताकत बढ़ गई। ये राजनीतिक चालबाजी है। ये राजनेता अपने हाथ से ताकत को जाने नहीं देना चाहता है, अन्यथा कोई भी समस्या नहीं। और काश हमने प्रेम से स्वागत किया होता पंजाब का, और कहा होता कि हमसे जो भी सहायता बन सकेगी तुम्हें स्वतंत्र खड़े होने हम देने को राजी। और यही हमने आसाम से कहा हो, और यही हमारी मौलिक दृष्टि होती। यही हमने मुसलमान से कहा हो। क्या जरूरत थी वर्षों तक लड़ने की कि हम मुसलमान को अलग देश नहीं बनने देंगे। काश 1930 में जब जिन्ना ने पहली बार ये आवाज उठाई थी, हमने स्वागत किया हो। ये तो बड़ी प्यारी बात है। इसमें कुछ भी हर्ज नहीं। ये यूं ही है जैसे एक घर में 5 भाई हों, फिर भीड़ भाड़ हो जाए, विवाह सबके हो जाएं, बच्चे सबके हो जाएं। एक पुरानी धारणा थी संयुक्त परिवार की कि वो सब एक ही घर में घुसे रहें, उसी को भीड़ और बाजार बनाए रहें। और उन सब की स्वतंत्रता कटती थी। आज सारी दुनिया में ये बात स्वीकृत हो गई कि संयुक्त परिवार स्वतंत्रता का पक्षपाती नहीं। अब बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, अब उसको भी विदा देने का वक्त आ गया। और प्रेम से उसे अलग कर दो। प्रेम से अलग कर दोगे तो सदा वो तुम्हारा रहेगा। और कभी दिवाली पर, कभी होली पर तुम्हारे चरण छू जाए। श्रद्धा के 2 आंसू और प्रेम के 2 फूल चढ़ा जाए। झगड़ा क्या है? मेरे देखे कोई समस्या नहीं, सिवाय राजनीतिक अहंकार के। जिन पागलों के हाथ में तुमने ताकत दे रखी,
वो नहीं चाहते कि उनकी ताकत बढ़ जाए। और ये ताकत बढ़ के रहेगी, क्योंकि स्वतंत्रता के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा, आज नहीं कल मिटेगा। आखिर हम भी स्वतंत्र हुए, हमें स्वतंत्र होने की क्या जरूरत थी? आखिर अंग्रेज राज करते थे, सफेद चमड़ी थी, अब काली चमड़ी राज करती है। तो कौन सा सोना आकाश से बरस गया है? सिर्फ मुसीबतें और बढ़ गई हैं, हैरानियां परेशानियां और बढ़ गई हैं। आखिर हम क्यों लड़े थे? आखिर भगत सिंह सूली पर झूला क्यों? क्योंकि स्वातंत्र की एक गरिमा है और मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए चाहे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, स्वतंत्रता अनिवार्य वातावरण। और अगर ये ठीक है कि अंततः तुम राजी हुए और तुमने पाकिस्तान को भारत से अलग स्वीकार किया, इस स्वीकृति में महात्मा गांधी राजी हैं, इस स्वीकृति में जवाहरलाल नेहरू राजी हैं, लेकिन ये स्वीकृति इतनी देर से दी गई कि जहरीली हो गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर भारत बटेगा, भारत तो बटा, लाश का कोई पता न चला। और किसी ने याद देने दिलाई कि अब तुम कम से कम लेट जाओ, जिंदा ही सही। मगर 30 साल तक सतत विरोध करने के बाद मजबूरी में, क्योंकि सारे नेता बूढ़े होने लगे और उन्हें लगा कि अगर हम पाकिस्तान देने को राजी नहीं है तो अंग्रेज इसका फायदा उठा रहे हैं, तो मजबूरी में तुमने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। लेकिन करना पड़ा। और जिन्ना ये भूल गया कि जिस भांति हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ है, कल पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होगा। सूत्र वही है, क्योंकि क्यों बंगाली पंजाबियों के कब्जे में रहे? कोई कारण नहीं, हजारों मील का फासला है। राजधानी पंजाबियों के हाथ में, पंजाबी मुसलमानों के हाथ में,
और बंगाल का न तो भाषा से कोई संबंध है, न संस्कृति से कोई संबंध है, सिर्फ संबंध था इस्लाम का। लेकिन स्वतंत्रता के आगे सारे संबंध झूठे हो जाते। और जब बांग्लादेश अलग हुआ तो तुम्हें याद होगा, तुम भूल न गए हो कि इंदिरा गांधी ने न केवल उस बात का समर्थन किया बल्कि भारत की फौजों को भेजा ताकि बांग्लादेश अलग हो सके। जिंदगी में जो लोग भी थोड़ा सा ईमान रखते हैं उनको सोचना चाहिए कि वही इंदिरा पंजाब को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। इसलिए मेरे मन में अगर इंदिरा को गोलियों से छेद के मार डाला गया तो कोई दर्द नहीं, वो उसके लिए जिम्मेवार है। बांग्लादेश अलग हुआ तो सारे देश ने इंदिरा को भारत माता की पदवी दे दी। इंदिरा और इंडिया एक हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कमजोर हो गए। पाकिस्तान आधा रह गया और अब भी पाकिस्तान में झगड़ा है क्योंकि पंजाबी और सिंधी, अब पंजाबी मुसलमान सिंधी मुसलमान के साथ नहीं रहना चाहता। क्यों रहे? उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी संस्कृति है, वो बिल्कुल मिट गया, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। क्योंकि जो सिंधी हिंदुस्तान आए उनकी भाषा को कोई जगह नहीं मिल सकती, उनके भाषा का कोई विकास नहीं हो सकता। उनकी हजारों हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति यूं मिट गई जैसे पानी पर खींची हुई लकीरें हों। सच तो यह है कि सिंध ने ही भारत को हिंद का नाम दिया, क्योंकि जो परदेशी आज से 2000 साल 3000 साल पहले भारत पर हमलावर बन के आए, उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ी और उनकी भाषा में सांस से मिलता हुआ कोई भी अक्षर न था। जो करीब से करीब आ सकता था वो था हा। इसलिए वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और हिंदू नदी के उस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे।
सिंध ने ही भारत को हिंद का नाम दिया, हिंदुस्तान का नाम दिया। वो जो सिंधु नदी हिंदू नदी हो गई, वही किसी भाषा में इंदु हो गई। और वही किसी भाषा में चलते चलते इंडिया हो गई। ये सारे नाम सिंध ने दिए। लेकिन आज सिंध का कोई ठिकाना नहीं। पाकिस्तान में संघर्ष, तनाव, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ पंजाबी पाकिस्तानी है, दूसरी तरफ सिंधी पाकिस्तानी है। उनकी भाषाओं में मेल नहीं। दोनों नानक के भक्त, मगर स्वतंत्रता के सामने और सब फीका पड़ जाता। पाकिस्तान बटेगा, आज नहीं कल नहीं परसों पाकिस्तान के फिर टुकड़े होंगे। हिंदुस्तान कब तक बच सकता है? ये झूठा जोड़, ये गोंद से चिपकाए गए लोग ज्यादा देर तक चिपके नहीं रह सकते। सिख की एक अपनी शख्सियत जो इस देश में किसी और की नहीं, अपना ईमान, तुम सिख पर जितना भरोसा कर सकते हो किसी और पर नहीं कर सकते। और सिख अगर अलग होना चाहता है तो क्यों न प्रेम से अलग करो, क्यों न दोस्ती बनी रहे और अलग करो, क्यों न इस तरह अलग करो कि दोस्ती और गहरी हो जाए। ये साथ रख के तो दुश्मनी बढ़ रही है और एक दिन अगर दुश्मनी के कारण टूटना हुआ तो तुमने सदा के लिए अपने देश के सारे बहादुर लोगों को अपना दुश्मन बना के छोड़ा। ये तुम्हारे बेवकूफ राजनीतिज्ञों की जिम्मेवारी होगी। मेरे हाथ में मामला हो तो ये 5 मिनट से ज्यादा की समस्या नहीं है। मैं पंजाब को आजाद करता हूं और पूरे देश की शुभकामना के साथ और पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी कि चलो एक और राष्ट्र का जन्म हुआ और दोस्ती गहरी होगी। आखिर ये अपने ही लोग हैं, कोई भी तो पराया नहीं। और बंगाली अलग होना चाहता है तो बराबर हो जाए,
लेकिन हम जो भी स्वतंत्र होना चाहता है उसके पक्षपाती हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता के पक्षपाती। और ये देश इतना बड़ा है कि इसमें एक प्रदेश, एक एक देश बन सकता है, तो क्यों ना हम इसे 30 देश बन जाने दें और उन 30 देशों का एक महासंघ हो। अगर दोस्ती से उनको हम स्वतंत्र होने दें तो वो 30 मिलके से एक महासंघ बना लेंगे। समस्याओं को हल करना आसान होगा, मुसीबतें, गरीबी, तीस देशों में बढ़ जाएंगी। और हर देश की अपनी जिम्मेवारी होगी कि उसको हल करे। और चूंकि हम 30 एक संयुक्त परिवार के हिस्से, एक घर में पैदा हुए, एक मिट्टी से बने, एक ही हवा में सांसें ली और एक दूसरे को विदा किया है, तो दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से विदा किया। सब तरह की सुविधा जुटा के विदा किया और दरवाजे खुले रखे कि कभी भी जरूरत हो तो हम मौजूद हैं। कभी सोचना मत कि तुम अकेले हो। उनतीस राष्ट्र तुम्हारे साथ हैं, कोई भी अकेला नहीं। हर मुसीबत में हम साथ होंगे। भारत एक महासंघ बन सकता है, बनना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर भारत ये महान कदम उठा ले तो कोई आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उस महासंघ में सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि हम किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन रहे, उनकी स्वतंत्रता बरकरार है, सिर्फ उनकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। वो हमसे जुड़ के, हमसे मिल के उस भय से मुक्त हो रहे हैं जो नाहक परेशान किए हुए हैं। पाकिस्तान घबराया हुआ है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान घबराया हुआ है पाकिस्तान से। कश्मीर में 40 साल से फौजें पड़ी हुई हैं। तुम कश्मीर में वोटिंग भी नहीं करवा सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि पाकिस्तान कोई वोट में विजय मिलेगी। 90% मुसलमान हैं कश्मीर में, जो पाकिस्तान के साथ एक होना चाहते हैं। तुम उन्हें रोक रहे हो।
तुम उनके दोस्त नहीं हो, दुश्मन। अगर वो पाकिस्तान के साथ एक होना चाहते हैं तो हमें प्रेम से रास्ता बनाना चाहिए कि वो एक हो जाए। समस्याओं को हल करना हो तो बड़ी आसान बातें, लेकिन राजनीतिज्ञ जीता है समस्याओं के ऊपर। समस्याएं बनी रहे तो उसकी कीमत है, अन्यथा 2 कौड़ी भी उसकी कीमत नहीं। अगर सारी समस्याएं हल हो जाएं तो राजनीतिक क्या करेगा? बूथ पाले और तो कोई योग्यता नहीं। यहीं बंबई में विक्टोरिया स्टेशन पे बूथ का पॉलिश करते हुए पाओगे। कभी प्रधानमंत्री थे, कभी राष्ट्रपति थे, दुनिया में असली समस्याएं ना के बराबर, नकली समस्याएं, जबरदस्ती पैदा की गई समस्याएं 99%। और मजा ये है कि वही राजनीतिक समस्याएं खड़ी करते हैं और फिर शोरगुल मचाते हैं कि बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी मुसीबत है, इनको कैसे हल करें। ये हल नहीं होता। मैं चकित होता हूं कि हल करने को कुछ है भी कहां। जिसको भी स्वतंत्र होना है इस देश में, उसे स्वतंत्र होने का हक। और अगर हम प्रेम से उसे स्वतंत्र करते हैं तो हमारी मित्रता और हमारा प्रेम टूटता नहीं, सघन होता। हम मिलजुल कर रह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हिंदू सिखों को काटें, सिख हिंदुओं को काटें। और ये कब तक चलेगा? जब तक एक भी सिख जिंदा है, तब तक ये समस्या कायम रहेगी। और सारे सिखों को काट के अगर तुमने अगर पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा भी बना रखा तो तुमने बहुत खोया। पाया क्या? तुमने एक बहादुर कौम खोई, तुमने देश के सबसे बड़े सिपाही खोए, तुमने देश की तलवार खोई। और एक मरघट को जीत के विजय की पताका फहरा रहे।
मेरे देखे कोई समस्या नहीं। अगर हम भारत के विकास को ठीक से समझें तो भारत में एक आध्यात्मिक एकता तो रही है, लेकिन राजनीतिक एकता कभी नहीं रही, सिवाय गुलामी के दिनों के। गुलामी ने जबरदस्ती हमें इकट्ठा कर रखा था। गुलामी हट गई, गुलामी के साथ जो एकता पैदा हो गई थी वो भी हट जाएगी, वो हट रही है, जगह जगह हट रही है। और इसके पहले कि सारा देश एक दूसरे के प्रति दुश्मनी से भर जाए और छोटी छोटी बातों पर, कि बंबई गुजरात में हो कि महाराष्ट्र में हो, जो लोग वर्षों से साथ रहे, जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की छाती में छुरे भौंकने लगते। क्या पागलपन है। समस्या सीधी थी, बंबई बंबई हो, महाराष्ट्र अपनी राजधानी खोज ले, गुजरात अपनी राजधानी खोज ले, बंबई को क्यों परेशान करते हो? बंबई ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बंबई अपने में काफी है। बंबई की जितनी संख्या है उससे कम संख्या के देश दुनिया में है। बंबई अपने आप में एक देश, और एक अनूठा। क्योंकि बंगाली वहाँ हैं, गुजराती वहाँ हैं, मराठी वहाँ हैं, सिंधी वहाँ हैं, हिंदी वहाँ है, मुसलमान है, हिंदू है, पारसी है, और सब यूं रह रहे हैं जैसे सब एक है। इस सौंदर्य के मेले को महाराष्ट्र के कब्जे में दे देना या गुजरात के कब्जे में दे देना बेहूदगी। इस बगीचे को जहाँ इतने फूल खिले हैं, जहाँ इतने भिन्न फूल साथ साथ खिले हैं और खिलते रहे हैं, अलग ही रखना उचित था। कोई जरूरत न थी झगड़े की। लेकिन राजनीतिज्ञों का काम समस्याओं को हल करना नहीं है, समस्याओं को खड़ा करना। ये उनका पेशा है। अन्यथा मैं नहीं देखता कि कोई समस्या है जो इतनी बड़ी है कि हम हल न कर सकें। और ये समस्या तो बिल्कुल समस्या नहीं।
लेकिन जिस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है पंजाबियों के साथ, उससे समस्या बड़ी होती जाएगी। और आज जो पंजाबियों के साथ हो रहा है, कल दूसरों के साथ होगा। और मेरी मान्यता ये है कि वह देश धन्यभागी है जहां विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कार हैं, विभिन्न जीने के ढंग हैं। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा देश नहीं जहां इतने प्रकार के भोजन, एक कोने से दूसरे कोने तक इतने ढंग के भोजन, इतने ढंग के कपड़े, इतने ढंग की भाषाएं, इतने ढंग के लोग। इस प्यारे बगीचे को तुम बस भैंसें चर सके सा एक सा घास पैदा हो, समान घास पैदा हो, तब समस्या हल होगी। तो तुम आदमियों से नष्ट कर दोगे। मेरे देखे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी सुबह के भूले अगर घर लौट आए तो सांझ नहीं हुई। दिल्ली को अगर अब भी अकल आ जाए तो अकल दूर नहीं। आजकल हमारे देश में नीति निर्माण बार बार देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने की बात कर रहे हैं। खास करके पिछले 1.5-2 वर्षों में ये बहस काफी बढ़ गई है कि देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना है। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालातों में यह संभव होगा? पहली तो बात यह है कि देश 20वीं सदी में भी है या नहीं। 21 में ले जाना वो तो समझ में आ गया, मगर किसको ले जाऊं? यहाँ लोग हजारों वर्ष पीछे जी रहे हैं। इस देश के नेता महात्मा गांधी जैसे लोग भी सोचते हैं कि चरखे के बाद जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान आविष्कार हुए हैं वो सब नष्ट कर दिए जाने चाहिए। चरखा
आखिरी विज्ञान। महात्मा गांधी रेलगाड़ी के खिलाफ थे, टेलीफोन के खिलाफ थे, टेलीग्राम के खिलाफ थे, अगर उनकी बात मान ली जाए और उनकी बात मान के इस देश के नेता चलते रहे, कम से कम दिखाते तो रहे, कम से कम गांधी की टोपी तो लगाए रखे, कम से कम गांधी की खादी तो पहन रखी। अगर उनकी बात मान ली जाए तो ये देश कम से कम 2000 साल पीछे पहुंच जाए। 21वीं सदी की तो छोड़ दो, अगर ये पहली सदी में भी पहुंच जाए तो धन्य भाग। जो लोग इसे 21वीं सदी में पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, उनकी खुद की बुद्धि इतने सड़े गले विचारों से भरी है कि वो विचार सारी दुनिया में कभी के रद्द हो चुके, मगर भारत में अभी भी जिंदा है। बात तो बड़ी प्यारी है कि 21वीं सदी में चले चले और दूसरों से भी पहले चले चले, मगर बैठे हैं बैलगाड़ी पर। दूसरे चांद पर पहुंच गए। हाँ, कहानियों में कभी कभी हम भी चांद पे पहुंच जाते, मगर चांद पे भी पहुंच जाएंगे तो भी रहेंगे तो हम ही।